अपने नाना की चिट्ठी चेक कर लें, देख लें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक स्वप्न है, जिसको उन्होंने देखा, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठंडे बस्ते में जो पड़ा हुआ प्रस्ताव था उसको निकाला, भूमि का चयन किया, सर्वे करवाया और तमाम बाधाओं को उन्होंने निराधार कराया, बाधाओं को पार कराया। उन बाधाओं को पार कराने के बाद उन्होंने अपने पराक्रम से उसका निर्माण करवाया और तय समय सीमा के अंदर निर्माण पूर्ण करवाया। और वीर सावरकर जी की जन्म जयंती पर उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनका पहला हक है, जिसने इस प्रोजेक्ट को सोचा, जिसने इस प्रोजेक्ट को बनाया, जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए सारी बाधाओं को पार कराया, उनका पहला हक होना चाहिए। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि हर हाल में जो ये 28 तारीख को जो इसका उद्घाटन होने जा रहा है, बस अफसोस इस बात का रहेगा कि राहुल गांधी जी सांसद नहीं है, इसलिए वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आखिर राहुल गांधी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आखिर इस तरीके का बयान क्यों दिया है? देखिए, वो सोच का फर्क है। आप सोच का फर्क है। सबसे बड़ा सोच ये कि जब नेशनल वार मेमोरियल के रूप में इंडिया गेट को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रथम सत्र में नेशनल वार मेमोरियल बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बगल में बना हुआ है, जिसमें हमारे देश के जो लोग हैं जो शहीद हुए हैं या वो शहीद जो कहीं के भी हैं, उन शहीदों को वहां श्रद्धांजलि दी गई है, जिसका आज तक हमने कभी नहीं किया। हम विदेशियों को वहां पर स्थान लॉ जला करके स्थान देते रहे और उनके लिए हम इंडिया गेट नाम रखे रहे। जब प्रथम 20 तारीख को जिस समय पर प्रधानमंत्री जी मई में 2014 में सत्ता संभालते हैं, तो वह शीर्ष आसन साष्टांग प्रणाम करते हैं उस संविधान के मंदिर को। उनके लिए वो संविधान का मंदिर है, जो इनके लिए आंख मारने की जगह है या वहां बैठ के भ्रष्टाचार करने की जगह है। भ्रष्टाचार के कारनामे कांग्रेस के सबने देखे हैं, लेकिन आज काम होते हुए देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां गरीबों के लिए कितनी योजनाएं बन रही हैं, जरूरतमंदों के लिए क्या काम हो रहा है। और देश के लिए जो गंगा निकल रही है, भगीरथ निकल रही है, वह भगीरथी सिर्फ उसी संसद से निकल रही है जहां पहले कारनामे हुआ करते थे, भ्रष्टाचार हुआ करते थे, साजिशें हुआ करती थी। अशोक जी, क्या लगता है जब उद्घाटन होगा 28 मई को, तब क्या विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो सांसद हैं वो सभी रहेंगे, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि चूंकि ये सांसद नहीं है तो ये वहां पर नहीं जा पाएंगे और ये अफसोस रहेगा कि वो वहां पर नहीं है। अगर मैं देखिए, आप 30 जून 2009 में याद दिलाना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी, अपनी जनता को भी जो जुड़े हुए हैं, कि वो 30 जून 2009 को सोनिया गांधी ने बांद्रा सी लिंक का उद्घाटन किया था। वो सांसद भी नहीं, किस हैसियत से उन्होंने किया था, उनका वहां क्या मतलब था कि जो उन्होंने जाके किया। तो ये अपने कारनामे नहीं देखते हैं, ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं और चूंकि शर्मसार हैं कि ये देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति देश के लिए कुछ करता है तो इसको हजम नहीं होता। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और लगातार विपक्ष के कई बड़ी नेताओं से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी। वहीं अब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है। माना जा रहा है कि मुलाकात पूरी तरीके से 2024 के लिए रणनीति को लेकर की गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब 2024 में बीजेपी को हराने का मन पूरी तरह से बना लिया है। केवल मन ही नहीं बनाया है, अब वो विपक्ष का नेतृत्व भी करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसके लिए वो अब विपक्ष को जोड़ने के लिए अब खुद मैदान में आ गए हैं। इससे पहले यह जुगत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी की थी। पूरे विपक्ष को एक साथ लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दिया था। नतीजा वही निकला जिसका डर था। एक बार फिर से बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई। अब यही जुगत नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने न सिर्फ ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, बल्कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे और नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी। वहीं अब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की।
इस मुलाकात में न सिर्फ 2024 को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई, बल्कि दिल्ली की सत्ता को लेकर भी जो हालिया स्थिति है उस पर भी चर्चा हो गई। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सर्विसेज को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा है। ये मुलाकात सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से विपक्षी एकजुटता की मजबूती का संकेत दिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक में मौजूदा राजनीतिक प्रतिपेक्ष और विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। वहीं केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में एनसीसी ऐसे बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरी ममता जी के साथ बैठक है, उसके बाद मैं देश में सभी पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए जाऊंगा। आज मैंने नीतीश जी से भी अनुरोध किया है कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें। मैं भी हर राज्य में जाकर राज्यसभा में जब ये बिल आए तब इसे हराने के लिए मैं सभी से समर्थन के लिए बात करूंगा। मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं। वहीं उनकी बात का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही रहा, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से जो करने की कोशिश हो रही है वो विचित्र है। सभी को एकजुट होना होगा। हम केजरीवाल के साथ हैं। हाँ, तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए और इनको काफी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद भी नीतीश कुमार विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष एकजुटता 2024 में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। क्या इस बार नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुटता करने की कवायद रंग ला सकती है? और इसी के साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष के बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया। और इस खबर पर हमारे साथ ओमशील हमारे संवाददाता सीधा जुड़ गए हैं। ओमशील, जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने के लिए यहां पर नीतीश कुमार लगातार तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। मुलाकात के क्या मायने निकल रहे हैं? मुलाकात के कई मायने निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राज्य जाके उनके मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने की
कोशिश में लगे हुए हैं, तो ये काफी अहम बन जाता है। ये आपको बता दूं सत्यम की जो मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो लगातार, चाहे वो झारखंड हो या वेस्ट बंगाल हो या फिर तमाम जगह हो, और लगातार वो हर जगह जा रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने के लिए वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। वहीं आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल से मिलने आए और इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी इस पे साथ मांगा है उनसे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है दिल्ली की, वो अब जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उनके पास आएगा। पर वो जो आदेश आया, 5 पीठों के जज ने वो आदेश दिया था, पर 8 दिन भी नहीं हुआ, उसको केंद्र ने एक अध्यादेश लाकर वापस अपने अंडर में, एलजी के अंडर में कर दिया है। तो इस पे साथ मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है, अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, गैर भाजपा जो पार्टी है वो एकजुट हो जाए, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा में ये बिल पास करा के वापस से ये जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है दिल्ली सरकार का, वो वापस आ जाएगा। सत्यम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओमशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगर आप 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए 23 मई को बैंक जाने वाले हैं, तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी है। ये खबर ये है कि आप आईडी प्रूफ के बिना भी 2000 रुपए के नोट को अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज करा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फॉर्म भी भरना नहीं होगा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लेटर में इस बारे में जानकारी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आईडी प्रूफ नहीं देना होगा और ना ही कोई फॉर्म भरना होगा। 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट आसानी से एक बार में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। वहीं 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच कोई भी व्यक्ति जिसके पास 2000 रुपए के नोट हैं, वो उसे अन्य मूल्य के नोटों से बदलवा सकता है। तो अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो 23 मई को आप बैंक जाइए और बैंक जाकर आप आसानी से बदलवा सकते हैं। एक बार में केवल आप 20,000 रुपए बदलवा सकते हैं, जो कि आपके पास 2000 के 10 नोट होंगे और उनको आप आसानी से बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का आईडी प्रूफ लेकर नहीं जाना होगा। तो एसबीआई की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहले सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थीं कि अगर आपको 2000 रुपए का नोट बदलवाने बैंक जाना है तो आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एसबीआई ने ये तमाम चीजें साफ कर दी हैं कि अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो आप आसानी से अपने पास के बैंक में, किसी भी बैंक में जाएं और आप वहां पर बदलवा सकते हैं। आपको इस दौरान किसी भी तरीके का आईडी प्रूफ नहीं देना होगा और ना ही बैंक आपसे कोई फॉर्म भरवाएगी। बता दें कि जिस तरीके से आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है, इसके बाद से तमाम लोग हैरान हो गए, लेकिन हैरान होने की बिल्कुल से जरूरत नहीं है, क्योंकि एसबीआई ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ कर दिया है कि बैंक जाइए और आसानी से आपके पैसे बदले जाएंगे। एक बार में 20,000 रुपए बदले जा सकते हैं और ये समय सीमा जो है वो 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर तक आप बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। 2000 के नोट बंद करने के आरबीआई के फैसले के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां इसे नोटबंदी के फ्लॉप होने से जोड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे काले धन पर लगाम लगाने को लेकर उपाय बता रही है। रिपोर्ट देखिए। आरबीआई ने 19 मई की शाम को एक चौंकाने वाला फैसला लिया और 2000 रुपए के सर्कुलेशन को 30 सितंबर से बंद करने का ऐलान किया। मुद्दे की तलाश में बैठे विपक्ष को केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया। आरबीआई के नोटबंदी के फैसले पर कांग्रेस ने विपक्ष की ओर से मोर्चा संभालते हुए सरकार से सवाल पूछा कि जब 2000 का नोट बंद करना था तो लाए ही क्यों।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर 2000 के नोट को बंद ही करना था तो इसे लाया ही क्यों गया। उन्होंने कहा कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि 2000 के नोट मार्केट से कैसे गायब हो गए। 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया, क्यों फैसला किया, समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है, क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है, फिर करेंसी आ गई, इधर आ गई क्या। तो वही राजनीति में विपक्षी नेताओं के अपशब्द कहने के लिए मशहूर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपशब्दों के तीर पीएम मोदी पर चलाए और 2000 के नोट बंद करने के फैसले को उनकी शिक्षा से जोड़ दिया। जब आप 2000 का नोट लाते तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा। ऐसा करिश्मा सब बता रहे थे। विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी ने विपक्षी आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि 2000 के नोट बंद करने से आम लोगों को परेशानी नहीं है, बल्कि उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको लग रहा है कि उनका काला धन बेकार हो जाएगा या उनकी पोल खुल जाएगी। तो वहीं 2000 के नोट को बंद करने के सरकार के फैसले पर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा और बड़े नोट को छोटे नोटों से बदला जाएगा। 2000 के नोट को बंद करने पर जिस तरह विपक्षी दल इस पर सियासत कर रहे हैं, तो विपक्षी दल इस मुद्दे को तूल देकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं ताकि लोग पैनिक हो जाएं और इसका लाभ 2024 के चुनावों पर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में जापान गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि किसी भी विवाद में एक तरफा बदलाव की किसी भी कोशिश का विरोध होना चाहिए। बता दें कि भारत का सीमा पर चीन के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है और दोनों देश सीमा विवाद में उलझे हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को चीन पर बिना नाम लिए निशाना माना जा रहा है। और हमारे साथ पीके सहगल जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। थैंक यू बेटे। सहगल साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, प्रधानमंत्री जो है वो बड़े साफ शब्दों में क्लियर मैसेज देते हैं और चीन को ये मैसेज मिल गया है। हिंदुस्तान और दुनिया जो इस समय किसी प्रकार से जो चीन की इज्जतनेस है और कोर्सिवनेस और इकोनॉमिक कोर्सिवनेस है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। चीन ने अनेकों आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं जिनको मिलिटराइज कर रहा है। इंडो पैसिफिक में चीन सबसे बड़ा खतरा बन रहा है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल द पेरिफेरल नेशंस। वियतनाम के लिए, इंडोनेशिया के लिए, ताइवान के लिए, श्रीलंका के लिए, इंडोनेशिया के लिए, ब्रुनाई के लिए, मलेशिया के लिए, वियतनाम के लिए। और उन्होंने बिना चीन का नाम लिए बहुत ही कड़े शब्दों में स्तर पे कहा है कि आज के माहौल में इस मापे की जो कार्रवाई है वो सस्ती होगी। और इसी को बड़े चीन का नाम भी उन्होंने ऋषि सुनाक ने साफ तौर पर कहा है कि आज दुनिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि विश्व शांति के लिए है वो चीन की तरफ से है। और G7 ने भी बड़े कड़े शब्दों में चीन की निंदा की है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है उन्होंने डिप्लोमेसी और टैक्ट का इस्तेमाल किया है और वो डिप्लोमेसी और टैक्ट की वजह से पूरे G7 में छाए रहे। सारे साफ तौर पर सारे के सारे लीडर ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है समय पूरी दुनिया में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर, इंडो पैसिफिक बढ़ गई है, जो यूरोप में बढ़ गई है, यूक्रेन के मामले में बढ़ गई है और ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ का तो हिंदुस्तान एक लीडर के रूप में उठ खड़ा हुआ है। जब दुनिया लड़ाई की बात करती है तो हमारे प्रधानमंत्री विश्व शांति की बात करते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं इस समय सबसे जरूरी इशू जो है वो गरीब देशों के लिए
राइजिंग इन्फ्लेशन, फूड, एनर्जी और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है हेल्थ, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है इंडेटेडनेस। चाइना ने अपने इकोनॉमिक क्वेश्चन से सबको डेट में डाल दिया है, जो बड़े डिफॉल्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने G7 नेशन को कहा कि बड़े पैमाने पर उनकी मदद करें कि वो इस बात के राइजिंग इन्फ्लेशन जो है और कॉस्ट ऑफ लिविंग उसका सामना कर सके। पीके सहगल साहब, एक और चीज सामने निकल कर आई है कि G20 सम्मेलन चल रहा है और ये कश्मीर में होना है, इसको लेकर चीन ने पीछा कर लिया, यानी कि पीछे हट गया यहाँ पर बैठक करने से। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसने कहा कि ये विवादित क्षेत्र है, यहाँ पर हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं। देखो, चीन पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा अलाई है। वो कहते हैं उनकी रिलेशनशिप इज हायर देन द माउंटेन एंड डीपर देन द ओशन, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उनकी टेरिटरी, और हिंदुस्तान साफ तौर पर कहता है कि हिंदुस्तान का इनएलिजिबल हिस्सा है। तो चीन खुद भी इसमें हिस्सा नहीं ले रहा और साथ ही साथ टर्की हिस्सा नहीं ले रहा, और चीन के कहने पर कुछ हद तक सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 22 मॉर्निंग, तो कल सुबह तक, लेकिन अभी तक इजिप्ट और सऊदी अरेबिया ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अगर वो नहीं करते तो हिंदुस्तान के लिए थोड़ा सेटबैक होगा, लेकिन 60 फॉरेन डेलीगेट जो है उन्होंने रजिस्टर कर दिया है और वो वहां पे पहुंचेंगे। चलिए सहगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम